हाय। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैक्स सेफ्टी एट रवेद। आज हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जिसको हम लोग शॉर्ट में MSDS कहते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। व्हाट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS? इसका डेफिनेशन जरा लॉन्ग है, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर मैंने हर तरह की जो डाउट्स होती है ना, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश किया है। सो व्हाट इज MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या है? ठीक है, डेफिनेटली इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी है, बट नो डाउट इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल. A material safety data sheet MSDS is a document that contains information on the potential hazards, health, fire, reactivity, environmental and how to work safely with the chemical products. सिंपल यह कहना यह चाहते हैं कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी केमिकल के साथ वो आता है या रहता है, ठीक है, जिसमें उस केमिकल से रिलेटेड जो खतरनाक हैजर्ड्स होते हैं, यानी जो हेल्थ से रिलेटेड हैजर्ड्स होते हैं, फायर से रिलेटेड जो हैजर्ड्स होते हैं, रिएक्टिविटी से जो हैजर्ड्स होते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड जो हैजर्ड्स होते हैं, वो सारे हैजर्ड्स को क्या है उसमें मेंशन किया जाता है। इन सारी हैजर्ड्स की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से है ना, वेल डिफाइंड क्या हुआ रहता है, एंड हाउ टू वर्क सेफली विद दैट केमिकल प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि इस केमिकल को हम सेफली कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है इस केमिकल के साथ, फायर प्रॉब्लम हो सकता है, रिएक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकता है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम जब केमिकल्स में होगा तो डेफिनेटली हमको जानना यह बहुत जरूरी होता है कि इस केमिकल्स को हम सेफली कैसे यूज करेंगे। उन्हीं सारी बातों की जानकारी MSDS के अंदर दी जाती है। It is an essential starting point for the development of the complete health and safety program. ये कह सकते हैं कि MSDS हमारा एक प्रारंभिक एक शुरुआती एक दस्तावेज है या डेवलपमेंट है, या एक तरह का मतलब जो विकास है वो कह सकते हैं हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के। सिंपल ये कह सकते हैं MSDS हमारा पहला स्टेप है हेल्थ और सेफ्टी को डेवलप करने को लेकर के, ठीक है। यानी कहना यह चाहते हैं कि MSDS के जरिए से ही हम अपने आप का जो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम शुरू करते हैं जानना, समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो सो इट्स क्या है, हमारा शुरुआत यहीं से हो जाती है, एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होता है। अगला कि इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द यूज, storage, handling and emergency procedures all related to the hazards of the material. MSDS are prepared by the supplier or manufacturer of the material. Okay, यह कहना यह चाहते हैं कि MSDS के अंदर इतनी ही बातें नहीं होती हैं, बल्कि MSDS के अंदर वो सारी बातें भी होती हैं कि किस तरह से इसको स्टोर किया जाए, कैसे स्टोर करेंगे, कहां स्टोर करेंगे, स्टोर का क्या हमारा मतलब तरीका होगा, इसको हैंडल कैसे करेंगे। हैंडल करने का मतलब उठाना, बैठाना, ले जाना, कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह। इमरजेंसी प्रोसीजर्स का मतलब है अगर कोई बात हो गई, आपातकालीन घटना हो गई, यानी आग लग गया, ब्लास्ट हो गया, या किसी को केमिकल बहुत ज्यादा, किसी के शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल गिर गया या बहुत ज्यादा वो केमिकल को इनहेल कर लिया, तो उससे रिलेटेड हमको क्या करना होगा। तो MSDS के अंदर ये सारी चीजें डिटेल से रहती हैं। अब सवाल ये होता है कि MSDS देता कौन है। MSDS आर प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द मटेरियल। जो कंपनी, जो विभाग उस केमिकल को तैयार करती है, बनाती है, उसका ही दायित्व और जिम्मेदारी होती है कि वो MSDS को भी तैयार करे अपने प्रोडक्ट के अनुरूप, अनुकूल। अब यहां से आगे हम लोग जानेंगे कि MSDS के अंदर किन किन बातों को लिखना पड़ता है। So let's start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे what information is on the MSDS. MSDS के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। सबसे पहली बात कि MSDS के अंदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन करके कॉलम रहेगा। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के सब सेक्शन में आपको लिखा रहेगा क्या, प्रोडक्ट
आइडेंटिफायर यानी नेम, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स नेम्स, एड्रेस एंड इमरजेंसी फोन नंबर, यानी ये कौन सा केमिकल है, ठीक है, केमिकल का नाम स्पष्ट लिखा रहेगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में किस कंपनी के द्वारा इसको निर्माण किया गया है, बनाया गया है, उसका पूरा डिटेल, उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और उसका एड्रेस, ये कहां से बना है, दिल्ली से, हरियाणा से, बंबई से, कंप्लीट एड्रेस रहेगा जिससे आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं बाई पोस्ट, है ना, बाई मेल, आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इजीली, यहां तक कि आप उस तक पहुंच भी सकते हैं, उसके कंपनी तक भी आप जा सकते हैं, फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस उसमें रहता है। एंड इमरजेंसी फोन नंबर्स, और इमरजेंसी फोन नंबर भी यहां लिखा रहेगा ताकि इन केस अगर आप उस केमिकल्स को यूज करते करते किसी तरह का हैजर्ड का सामना करते हैं या कोई बात हो जाती है उस केमिकल से रिलेटेड, तो आप तुरंत उस कंपनी को कॉल करके सजेशन एंड सुझाव एंड रेमेडियल एक्शन एंड सेफ प्रोसीजर्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। इस हेडलाइन के अंतर्गत क्या रहता है, द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन डिस्क्राइब द वेज यू मे बी एक्सपोज्ड टू द मटेरियल एंड हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट इट कैन हैव, ठीक है, इसमें लिखा यह रहता है कि इसमें अच्छे से डिस्क्राइब ये क्या हुआ रहता है कि ये मटेरियल कितना हार्मफुल है हेल्थ के लिए, किस तरह से हेल्थ को ये इफेक्ट करता है, किस तरह से ये आपके अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के अलम में ये सब रहता है, ठीक है, यानी एक तरह से हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां लिखी हुई बातों को पढ़ करके, समझ करके, ठीक है। अगला है फिजिकल डेटा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल डेटा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, यू शुड चेक दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द physical state and appearance of the material on the MSDS is the same as the material you have। फिजिकल डेटा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह होता है MSDS के अंदर उस केमिकल का जिस तरह से रंग, रूप और उसकी बू, यानी उसके अपीयरेंस, यानी वो दिखता कैसा है, वो महकता कैसा है, ठीक है, वो होता कैसा है, ये सब कुछ आपको फिजिकल डेटा और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन होता है। और आपको चाहिए कि MSDS में जिस तरह से बातें लिखी हैं, क्या वो केमिकल, वो प्रोडक्ट भी वैसा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अल्टरनेटिव, द मटेरियल मे बी ओल्ड और मे हैव डिकम्पोज ड्यूरिंग द शिपिंग और स्टोर Please, in either case, the information on the MSDS may not apply and you should obtain additional advice। यहां कहना यह चाहते हैं कि आप सपोज दैट एक केमिकल को खरीद करके लेके आए, ठीक है, 5 साल रख दिए, ठीक है, 5 साल बाद जब आप उसको देखने जा रहे हैं तो उसकी कलर चेंज हो गई है, वो दिखता कुछ और है, वो महकता कुछ और है, ठीक है। तो ये एजिंग का मतलब होता है पुराना होने के कारण, ज्यादा दिन रखे के कारण ये डिफरेंट भी हो सकता है जो MSDS में मेंशन किया हुआ है। देन यू विल हैव टू टेक अनदर एडवाइस, तब आपको और फर्दर एडवाइस लेना होगा, उसके बाद ही उसको यूज करना होगा। हो सकता है कहीं एक्सप्लोड ना कर जाए या किसी तरह से वो रिलीज हो करके, ठीक है, गैसियस फॉर्म बना करके सबको, है ना, क्या ना कर दे, हैजर्ड या इंजुरी का वो रीजन ना बन जाए, ठीक है। अगला है पॉइंट आपका रूट ऑफ एंट्री, प्राइमरी रूट्स ऑफ एक्सपोजर। MSDS में यह भी आपको मेंशन रहता है कि ये हैजर्ड्स किस तरह से आपके अंदर, ठीक है, या ये केमिकल्स किस तरह से आपके अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, क्या रूट्स होंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग, द पॉसिबल रूट्स ऑफ द एक्सपोजर आर स्किन कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इंजेक्शन, स्वेलिंग। या कहना यह चाहते हैं कि केमिकल बेसिकली हमारे अंदर जो प्रवेश करता है, एंट्री करता है, यानी हमको प्रभावित जो करता है, उसके कई रूट्स हैं। फर्स्ट रूट उसका क्या है, स्किन, यानी हमारे चमड़े पे, हमारे जिस्म पे अगर गिरेगा तो उससे हमको प्रभावित करेगा। सेकंड है कि अगर आंखों में गिर जाए तो उससे भी हमको नुकसान पहुंचाएगा, कभी कभी तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है, आंख डैमेज हो जाता है। उसके बाद अगला है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब श्वसन क्रिया के द्वारा,
यानी आप वहां सांस लेंगे, उस एरिया में सांस लेने के थ्रू क्या करेगा, वो आपके अंदर इनहेल कर जाएगा। और अगला है आपका इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है swallowing। swallowing का मतलब होता है निगल जाना, खा लेना। हो सकता है कि मुंह में गिर गया और वो अंदर घोंट लिए, या किसी खान पान चीजों में वो गिर गया था, उस खान पान वाली चीज को आप खा लिए, ठीक है, तो वो इंजेशन कहलाता है। तो हमारे शरीर में केमिकल किस तरह से अटैक करता है, स्किन कांटेक्ट, आई कांटेक्ट और इनहेलेशन, इंजेशन। ये 4 रूट्स होते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इंजेशन भी होता है, कोई केमिकल प्रेशराइज निकल रहा है और आपकी स्किन में आकर को इंजेक्ट कर जाता है। वुंड्स एंड कट्स, यानी अगर कोई घाव है जिस्म में या कटा हुआ है तो उसके थ्रू भी केमिकल्स आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ओके, अब यह कहना यह चाहते हैं कि हाउ इंपोर्टेंट एंड ईच रूट ऑफ एंट्री इज फॉर द पार्टिकुलर मटेरियल डिपेंड ऑन many factors such as the physical properties of the material and how it is used when design ways to minimize exposure. Each route of the entry needs to be considered. अब यहाँ कहना चाहते हैं कि केमिकल पर डिपेंड करता है वो केमिकल सॉलिड के रूप में है या लिक्विड के रूप में है, वो केमिकल सॉलिड के रूप में है या लिक्विड के रूप में है या गैस के रूप में है। इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमारे अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लिक्विड होता है तो ज्यादातर स्किन कांटेक्ट एंड आई कांटेक्ट और हमारा इंजेशन के थ्रू चला जाता है अंदर। गैस के फॉर्म में होता है तो सबसे ज्यादा वो क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, तो इस पर हमको मतलब कंसीडर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको सेफ्टी मेजर्स भी अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो केमिकल्स है वो गैस फॉर्म में है और आप जो पीपी या प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी के बारे में आपका मेंशन रहता है, किसमें, एमएचटीएस में। यस, एमएचटीएस में अगला क्या मेंशन रहता है, पीपीई के बारे में मेंशन रहता है। ठीक है, क्या मेंशन रहता है पीपी के बारे में, चलिए देखते हैं कि पीपी कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंटरिम प्रोटेक्शन until higher level of controls are fully implemented. PP is also a useful way to supplement higher level controls when carrying out high risk work such as spray painting and abrasive blasting. कहना चाहते हैं कि पीपी तो हमारा इंटरिम प्रोटेक्शन है ही, सबसे लास्ट और सबसे खास हमारा प्रोटेक्शन होता है। किसी भी केमिकल से बचने का सबसे जो अहम और इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा पीपी है, लेकिन उससे पहले हमको हाई लेवल का कंट्रोल वहां अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमने पीपी ले लिया, काम अनसेफ एक्ट में कर रहे हैं, काम अनसेफ कंडीशन में कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हमें सबसे पहले उस केमिकल से बचने के जो भी हाई लेवल का, समझ रहे हैं, हाई लेवल का जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं पहले वो हमको लागू करना है। उसके बाद देन आफ्टर वी विल हैव टू यूज पीपीई बिकॉज पीपी इज ए लीस्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। समझ गए? हाँ, उसके बाद अब यहां बात करेंगे, जैसे कि हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं, एब्रेसिव ब्लास्टिंग का काम करते हैं, उसमें हमको पीपी चाहिए। सम एग्जाम्पल ऑफ पीपी कैन इंक्लूड। अब आपको यहां से यह बताने जा रहे हैं नॉर्मली हमें किस तरह के पीपी चाहिए जब हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं। तो केमिकल रेसिस्टेंट ग्लासेस, यानी एक ग्लास ऐसा आता है, एक चश्मा ऐसा आता है कि अगर आप उसको लगाएंगे और केमिकल गिरेगा तो उसको रेसिस्ट कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, वो लगाना चाहिए। फेस शील्ड, चश्मा लगाने के साथ साथ हमको फेस शील्ड भी लगाना चाहिए। ठीक है, ताकि चेहरे पे जो गाल है आपका, चेहरा जो है आपका, उस पर किसी तरह का केमिकल अटैक ना करे, ना पड़े, छींटा वगैरह भी। केमिकल रेसिस्टेंट ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स जो आता है वो केमिकल को रेसिस्ट करने वाला हैंड ग्लोव्स आपका होना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा केमिकल को क्या करे, वो रेसिस्ट करे। कुछ ग्लोव्स हमारे ऐसे होते हैं जो केमिकल को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो केमिकल रेजिस्टेंस ग्लोव्स हमको चाहिए। और यह भी देखना होगा कि किस तरह का केमिकल है, उसके अकॉर्डिंग हमको हैंड ग्लोव्स लेना है। हो सकता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं
कि वो कुछ केमिकल के संपर्क में आने से वो क्या होता है, रिएक्ट होकर के जल जाता है, ठीक है, या वो कट जाता है। तो हमको एमएसडीएस से देखना होगा कि किस तरह का हमको रबर, सिंथेटिक, विनाइल, ठीक है, नियोप्रोन, किस तरह का हमको है ना ग्लोव्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, यानी एक कपड़ा आता है पीपी, यानी जिस तरह से आप पैंट शर्ट पहनते हैं इस तरह से एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आता है जो पहना जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में अगर केमिकल गिरता है तो अंदर जाने नहीं देगा। एक तरह से रेन कोट की तरह होता है, बरसाती होता है ना रेन कोट, जस्ट लाइक ऐसे ही होता है कि उसके अंदर लिक्विड को जाने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद शू कवर्स, यानी जो जूता पहनते हैं तो जूता में एक शू कवर लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का होता है, ताकि कोई केमिकल्स आपके जूता में ना गिरे, क्योंकि जूता लेदर का है तो वो ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद लास्ट में लिखे हैं रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। अगर लगता है कि उस जगह पे रेस्पिरेटरी यानी एस का बाद सेल कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस की जरूरत है, उसको लगाना पड़ेगा, तो उसको लगा करके ही काम करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट करके। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका एमएसडीएस के अंदर लिखा रहता है वो लिखा रहता है फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड डेटा एंड फायर फाइटिंग मेजर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये केमिकल है तो केमिकल में आग लगने और ब्लास्ट होने के चांसेस 100% रहता है। मैक्सिमम 99.99% जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत तेज उसमें आग लग सकती है, बहुत तेज ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको जानना यह भी है कि जिस केमिकल को हम यूज करने जा रहे हैं उस केमिकल में अगर आग लग जाए या ब्लास्ट हो तो किस तरह से उससे बचा जाएगा। ओके, दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द फायर हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल एंड फायर फाइटिंग प्रोसीजर्स। This information can be used to select the appropriate type of fire extinguisher and to plan the best response to the fire for particular work sites। यहां कहना यह चाहते हैं कि अगर उस केमिकल्स में किसी तरह की आग लग जाती है तो आपको पता है कि आग बुझाने के अलग अलग मीडिया होते हैं, वाटर होते हैं, फोम होते हैं ना, CO2 होते हैं, DCP ड्राई केमिकल पाउडर होते हैं, और अलग अलग आग जो होते हैं ना, क्लास ए आग होती है, क्लास बी होता है, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास एफ, अलग अलग क्या होते हैं आग भी होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, इलेक्ट्रिक और किचन फायर होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस पर अलग से आपको वीडियो मिलेगा, बट कहना यहां ये चाहते हैं कि अलग अलग आग के अकॉर्डिंग अलग अलग आग बुझाने का मीडिया होता है। हमको यह तय करना है कि इस वाले केमिकल में अगर आग लगती है तो हमको वाटर यूज करना है, फोम यूज करना है, या CO2 यूज करना है, या फिर DCP यूज करना है, या हाइलन यूज करना है। ठीक है, तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसका अलग से वीडियो भी आएगा। तो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर क्या होगी, मेंशन होगी। इसके अकॉर्डिंग जब भी केमिकल जहां रहेगा तो वहां आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को रखना है, ताकि अगर अचानक किसी तरह की आग लगती है तो तुरंत वो एक्सटिंग्विशर चला करके आप आग बुझा सकें। लेकिन जानना यह है कि इसके लिए कौन वाला फायर एक्सटिंग्विशर एप्रोप्रिएट है। ओके, अगला बढ़ते हैं स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। दिस सेक्शन ऑफ द MSDS and describe any condition under which the material is unstable or can react in a dangerously and conditions and that and should be avoided। कहना यह चाहते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, रिएक्ट करना क्या होते हैं, शुरू करते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं, और क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। सपोज कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर मान के चलिए उस केमिकल को अगर किसी कमरे में गिरा दिया जाए तो उससे निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस इतने भयानक होंगे कि कमरे में रहने वाले सब लोगों की क्या हो जाएगी, जाने जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी। अनस्टेबल का मतलब होता है वो स्टेबल नहीं रह सकता है। कोई भी गैसेस जैसे ही खोलते हैं वो क्या होता है, पूरा फैलने लगता है। समझ रहे हैं, फैलने के साथ साथ वो पॉइजनस या हैजार्डस अगर गैसेस हैं तो अगर कोई आदमी उसको उस जगह में इनहेल करेगा उसको तो क्या होगा, वो बीमार पड़ सकता है, उसकी जाने जा सकती हैं, बेहोश भी हो सकता है। तो इसमें यह लिखा रहेगा कि किस तरह के केमिकल्स हैं।
अनस्टेबल मटेरियल्स में ब्रेक डाउन है ना, डिकम्पोज एंड कॉज है ना फायर्स और एक्सप्लोजन और कॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल्स दैट हैव ना डिफरेंट हैजर्ड्स। और कहना यह चाहते हैं कि कभी कभी अनस्टेबल होकर के एक नया हैजर्ड्स पैदा करते हैं। सपोज आप जिस जगह काम कर रहे थे वो केमिकल था, ठीक है, केमिकल था, वो केमिकल क्या हो गया, गिरा है ना, फ्लोर पे गिरा किसी तरह से, और गिरने के बाद ही उसमें फायर लग गई, आग लग गई। तो बताइए केमिकल तो अपना एक हैजर्ड था ही, लेकिन ऑलरेडी अब यहां आग लग गई तो एक दूसरा हैजर्ड पैदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आग लगी तो अब आग से बचने का यहां हमको क्या करना होगा, प्रावधान करना होगा। अब फायर फाइटिंग हमको चाहिए, ऑलरेडी गैस वहां लीकेज हो रहा है, उसका अलग चाहिए। तो कहना ये चाहते हैं कि गैसेस कभी कभी अनस्टेबल होकर और रिएक्टिव होकर वो एक नया और तीसरा हैजर्ड्स पैदा कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जब भी इसको यूज करेंगे तो हमें पूरी सावधानी के साथ यूज करना चाहिए कि हम गैस के साथ कोई भी लापरवाही ना करें। जो रूल एंड रेगुलेशन है और जो एमएसडीएस के अंदर मेंशन है, एमएसडीएस को 100% फॉलो करते हुए केमिकल्स को यूज करें। नेक्स्ट हमारा है टॉक्सिकोलॉजिकल है ना प्रॉपर्टीज, ठीक है। टॉक्सिक समझते हैं ना आप लोग, टॉक्सिक मतलब जहर होता है, उसी से टॉक्सिलॉजिकल बनता है। टॉक्सिलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसा केमिकल्स, ऐसा है ना रासायनिक पदार्थ, ऐसा तत्व जो क्या हो, जहरीला हो, क्या हो, जहरीला हो, इंसान को किल कर सकता हो, इंसान के लिए वो जानलेवा हो। तो लिखा है आगे कि हेल्थ इफेक्ट दिस सेक्शन ऑफ द एमएसडीएस कंटेंट टॉक्सिसिटी इंफॉर्मेशन आइदर फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट एज ए होल। यहां कहना ये चाहते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में लिखा रहता है कि ये केमिकल हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है और इसके अंदर किस तरह की टॉक्सिटी है, ये पूरा का पूरा केमिकल टॉक्सिक है या ये केमिकल जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद टॉक्सिक है, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमएसडीएस का, क्योंकि मोस्टली जो केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक ही होते हैं। इसलिए टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए और सीनियर से समझ करके ही वर्कर को हैंडओवर करना चाहिए। तो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जाकर के आप एमएसडीएस में पढ़ लें, समझ लें कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी किस तरह की है, किस लेवल की है और क्या क्या इंग्रेडिएंट इस केमिकल्स में मिलाया गया है जो टॉक्सिक है, ठीक है, और उसका क्या लेवल है। टॉक्सिक लेवल को नापने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, और हर केमिकल का अलग पीपीएम लेवल होता है। कुछ 10 पीपीएम में ही खतरनाक होता है, कुछ 100 पीपीएम में जाकर के खतरनाक होता है, कुछ 50 पीपीएम में जाकर के खतरनाक होता है, उससे बेलो रहता है तो खतरनाक नहीं होता है। अगला है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब यह होता है कि बचाव का क्या सावधान होगा, बचाव का क्या समाधान होगा, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, किस तरह से इस केमिकल के साथ जब हम काम करें तो हम किसी तरह का दुर्घटना का शिकार ना हो, किसी तरह से वो केमिकल हमको हानि ना पहुंचाए, हैजर्ड का वो रीजन ना बने। यूज केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो सबसे पहले यह है कि इस कॉलम में लिखा रहेगा कि केमिकल से बचने का कौन सा है ना पीपी यूज करना है, क्लोथिंग। तो जस्ट अभी हम बताए जैसे रेनकोट वगैरह जो होता है उस टाइप का होता है, ताकि कोई भी केमिकल के छींटे तक भी अगर आपके शरीर पे पड़े तो आपके स्किन से वो कांटेक्ट होने ना दे। दूसरा है कि वेयर रेस्पिरेटरी है ना प्रोटेक्टिव इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि केमिकल कार्टिज बेस्ड रेस्पिरेटर या एस्काबा है ना, क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus, ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus, जो कि ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो किसकी जरूरत है। हो सकता है कि आप नॉर्मली वहां काम नहीं कर सकते हो, वहां डायरेक्ट सांस नहीं ले सकते हो, सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है, तो उस जगह पे हमको क्या करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेकर के काम करना पड़ता है, यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं और उस एरिया की गैस टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद पता लगाते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। मिनिमम 19.5, मैक्सिमम 23.5, नॉर्मल 21 ऑक्सीजन होना चाहिए। इस लेवल में है तो ठीक है, अदरवाइज हमको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेकर के काम करना होगा। यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी हैंड ग्लोव्स। सेफ्टी हैंड ग्लोव्स भी हमको यूज करना होगा काम को करने के लिए, ठीक है। वेयर आई प्रोटेक्शन, जो कि पीपी के सेक्शन में भी लिखा रहता है
लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स में भी ये लिखा रहता है एक्स्ट्रा में, ठीक है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हिरार्की ऑफ कंट्रोल ही आता है। जब भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स कभी भी पढ़ेंगे या जब भी प्रिवेंटिव मेजर्स कहीं भी अगर आप लागू करेंगे वर्क साइट पे, जॉब साइट पे, तो वहां हिरार्की ऑफ कंट्रोल एक्चुअली वहां फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? हिरार्की ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो हिरार्की ऑफ कंट्रोल जो फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले यह होता है कि वो केमिकल, ये जो है ये केमिकल है ना, पहले हटाया जाए, यानी जो हैजर्ड है, हैजर्ड को क्या करना चाहिए? पहले एलिमिनेट करना चाहिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल से लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना चाहिए, और लास्ट में हमारा क्या होता है? पीपी, लीस्ट इफेक्टिव हमारा क्या होता है? पीपी। तो सो गाइस, इसके लिए चिंता मत कर, हिरार्की ऑफ कंट्रोल हम अभी यहां पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिरार्की ऑफ कंट्रोल के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ता है। देन प्लीज वेट, बहुत ही जल्दी आपको हिरार्की ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। बट इतना जान लीजिए, प्रिवेंटिव मेजर्स जब भी हम फॉलो करते हैं तो वहां हमको हिरार्की ऑफ कंट्रोल फॉलो करना पड़ता है, इतना जान लीजिए। Sensitization to the product and irritancy of the product. If the product you are using है ना contains skin or respiratory sensitizers और है ना carcinogens और है ना reproductive toxins, following safe handling properties and procedures is particularly important so that you minimize your exposure. या कहना ये चाहते हैं कि केमिकल जो भी होते हैं वो सेंसिटाइज भी होते हैं, ठीक है, और इरिटेंट भी होते हैं। सेंसिटाइज का मतलब ये होता है कि वो चमड़े पे गिरते ही आपके चमड़े में दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। इरिटेंट का मतलब है कि वहां का जो चमड़ा होता है वो रेड हो जाएंगे, है ना, सूख जाएगा चमड़ा, और जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर उस सेल्स को किल कर सकता है। तो ये सारे केमिकल्स के अंदर होने की संभावना होती है। तो इस वाले सेक्शन में आपको मिलेगा कि ये केमिकल हमारा सेंसिटाइज है, इरिटेंट है या नहीं है। अगर है तो बहुत ही केयरफुल्ली हमको काम करना है, थोड़ा भी हमको स्किन के कांटेक्ट में आने केमिकल्स को नहीं देना है, और ज्यादा से ज्यादा है ना अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज करना है। किसके जरिए? पीपीई के जरिए, सेफ प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, और एमएचडीएस के अंदर जो भी लिखी हुई रूल रेगुलेशन है उसको पालन करते हुए। पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि दिस सब सेक्शन है ना डिस्क्राइब दैट द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द मटेरियल इफ इट इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल वेदर इट इज हार्म फिश और वाइल्ड लाइफ और है ना एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। या कहना यह चाहते हैं इस सेक्शन में जो चीजें लिखी रहती हैं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेफ्टी। ये बहुत ही सेफ्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हम आपको बता दें इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है कि नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा एक संकट की घड़ी खड़ी कर चुकी है। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है कि नहीं? तो कहना यह चाहते हैं कि अगर ये केमिकल को डिस्पोज कर रहे हैं या ये केमिकल जो यूज कर रहे हैं, अगर ये केमिकल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि बगल में कोई नदी है, तालाब है, जिसमें मछलियां रहती हैं और जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, और ये केमिकल जाते ही वो मर जाएंगे। वो केमिकल जाते ही क्या होंगे? मर जाएंगे। या हो सकता है जिस जमीन पे ये केमिकल गिरेगा वो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, उसकी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। या ये केमिकल जिस एरिया में यूज किया जाएगा वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए काफी खतरनाक हो सकता हो, ठीक है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई रहती है। अगर ऐसा है कि नहीं ये वाटर के लिए भी खतरनाक है तो आपको सावधानी से काम करना होगा कि इसका अंश वाटर में ना जाए। अगर पेड़ पौधों के लिए खतरनाक है तो आपको देखना होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो। इसके लिए इसलिए चिमनी लगाया जाता है, बड़ा बड़ा चिमनी लगाया जाता है। ईंट की भट्टी में इतना ऊंचा चिमनी क्यों बनाता है कंपनी? 2-4 लाख खर्च करके इसलिए बनाता है ताकि जो कोयला जलने के बाद हार्मफुल जो गैसेस निकलते हैं वो एनवायरनमेंट को ना अटैक करें, ओजोन लेयर को ना अटैक करें और वो ऊपर से ऊपर निकल जाए, ठीक है? तो ऐसे में हम लोग
जब केमिकल प्लांट में जाएंगे काम करने के लिए तो आप लोग देखेंगे आपको इस तरह के चिमनी बने हुए होते हैं ताकि वो इस तरह के इन्वायरमेंट को है ना हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। इसमें यह कहना चाहते हैं कि यह केमिकल जो बनाया गया है किन किन तत्वों को मिला करके यह केमिकल बनाया गया है, यानी क्या क्या मिलाया गया है। ठीक है, और कितना परसेंटेज इसका हमारे लिए है ना हानिकारक होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहती हैं। जैसे सिंपल अब ये कह सकते हैं कि भाई चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, ठीक है, दूध है, ठीक है, इलायची है, जो भी ऑल दिस थिंग्स आर है ना इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह से कोई भी केमिकल बनता है तो उस केमिकल के अंदर कॉम्पोजिशन होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन सारे कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स के थ्रू क्या होता है केमिकल्स तैयार होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई भी मेडिसिन या दवा खरीदते हैं आप देखते हैं ना कंपोजिशन लिखा हुआ होता है, तो इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो ये बहुत ही मतलब अहम है क्योंकि यही अक्सर वर्कर्स हैजर्ड्स का सामना करते हैं। यहां कहना यह चाहते हैं, इस सेक्शन में यह लिखा रहता है कि जब भी हम मटेरियल्स को हैंडलिंग करेंगे या जब भी उसको कैरी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे या स्टोरेज करेंगे, तो किस तरह की सेफ्टी को पालन करते हुए हम करेंगे, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आग से कितनी दूरी बना करके रखेंगे, दो गैसेस को आपस में रखेंगे या नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है, हॉट वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस एरिया को किस तरह की मतलब सेफ्टी देना चाहिए। ऑल दिस थिंग विल बी इंक्लूडेड इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज सेक्शन। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल्स। ये इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो अगर बंद एरिया होता है तो हमें कभी कभी क्या होता है लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन या जनरल वेंटिलेशन क्या करना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कहलाता है। या अदर हमको कोई और मीन्स के थ्रू हमको अगर कंट्रोल करना पड़े तो उसके जरिए से हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। तो इस सेक्शन में हमको ये देखना पड़ता है कि क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हमको सजेस्ट किया गया है, यानी एडजस्ट वेंटिलेशन, लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन, जनरल वेंटिलेशन, या कोई पार्टीशन या कोई सेपरेशन वॉल वगैरह का यूज किया जा सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। जनरल हाइजीन कंसिडरेशन का मतलब यह है कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो काम करते समय ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान यह रहना चाहिए कि जब भी हम केमिकल्स को यूज करें तो वॉश थ्रूली आफ्टर हैंडलिंग एंड बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे से साबुन और किसी भी सैनिटाइजर का यूज करके अच्छे से हाथ को हम क्या करें साफ सफाई करें, उसके बाद ही खान पान हमें करना चाहिए। तो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन जनरल हाइजीन कंसिडरेशन। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन में होता यह है कि जब हम लोग हैजार्डस केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से हमको करना चाहिए। टीडीजी एक रूल होता है, टीडीजी है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें एक पिन नंबर होता है, ठीक है, और उस केमिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारे क्या होते हैं टीडीजी के अंदर इंक्लूड होते हैं। आप लोग कुछ दिन पहले शायद सुने होंगे बेगूसराय में एक दुर्घटना हुई थी कि पेट्रोल का टैंकर पेट्रोल लेकर के जा रहे थे नॉर्मल रोड पर, और पीछे से बाइक वाले तो चलेंगे ही भाई, रोड है तो गाड़ी आगे चल रही थी, पीछे पीछे लोग भी चल रहे थे। वैसे कोई भी इस तरह के हाईली फ्लेमेबल जो टैंकर होता है ना लिखा रहता है प्लीज कीप डिस्टेंस, हाईली टॉक्सिक एंड हाईली फ्लेमेबल लिखा रहता है कि ज्यादा दूरी बना के रखें। क्या हुआ कि अचानक उसका पेंदी जो होता है ना, टैंकर का पेंदी पीछे वाला हिस्सा गोल वाला, वो फट करके पूरा निकल गया पेट्रोल। पीछे दो आदमी जो बाइक से थे करीब में, वो दोनों वहीं डेथ कर गए। समझ में आया? तो इसको टीडीजी कहा जाता है। तो ऐसे केमिकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है, ताकि जब आप केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्ट करते समय किन बातों का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। ऑल दिस पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। ओके, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश, डोंट वरी। डिस्पोजल कंसिडरेशन का मतलब यह होता है कि केमिकल को हमें कहां डिस्पोज करना चाहिए, कहां फेंकना चाहिए, ठीक है, उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, किस तरह से उसको डिस्पोज करना चाहिए। द वे ऑफ डिस्पोज विल बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स, यह कहना यह चाहते हैं कि अचानक कभी कभी क्या होता है, कोई केमिकल रिलीज करना शुरू करता है या कोई केमिकल क्या होता है, निकलना शुरू होता है। ठीक है, अब या निकल गया है, कोई गिर गया है, स्प्लेश हो गया है, तो ऐसे समय में हमको क्या रिस्पोंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि कभी आप कहीं कोई काम कर रहे हो, अचानक कोई टैंक फट गया, रिलीज करना शुरू हो गया, या लीकेज हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसमें हमको क्या रिस्पोंड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो केमिकल जमीन में गिर गया है तो उसको किस तरह का मटेरियल उस पर गिरा करके उसको ऑब्जर्व करके उठाना चाहिए। मान के चले आपके फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, कॉटन कपड़ा उस पर डाल करके उसको उठा लेते हैं। इसी तरह से हर केमिकल को उठाने का ऑब्जर्वेंट मटेरियल होता है, जो इस सेक्शन में लिखा हुआ रहेगा। लिखा है कि ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स और फॉर स्पिल क्लीनअप एंड मे बी इंक्लूडेड फर्स्ट एड मेजर्स। अब यहां कहना यह चाहते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और लास्ट पॉइंट पर हम लोग जा चुके हैं। यहां कहना यह चाहते हैं कि काम करते करते अगर हो सकता है कि कोई वर्कर को केमिकल अटैक कर गया या कोई वर्कर इनहेल कर गया, ठीक है, या किसी तरह से भी बाय स्किन, बाय आईज और बाय माउथ और बाय इनहेलेशन अगर उसको केमिकल अटैक कर गया है या केमिकल के अटैक में वो आदमी आ चुका है या वर्कर आ चुका है, तो उसको किस तरह का फर्स्ट एड दिया जा सकता है। अगर समय पर उसको फर्स्ट एड ना दिया जाए तो उसकी जान जा सकती है या इन फ्यूचर वो किसी भयानक बीमारी का सामना कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, सारे वर्कर को यह बताना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई केमिकल आपको अटैक करता है तो क्या करना चाहिए। सबसे बेहतर हमारा पहला जो कदम होता है फर्स्ट एड का, अगर केमिकल अटैक कर जाए तो हमें जाना चाहिए सबसे पहले आई वॉश फाउंटेन के पास या आई वॉश स्टेशन में जाना चाहिए, जहां जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से धो सकते हैं। 15 मिनट तक तेज पानी में, है ना, क्या करना चाहिए हमको, अपने आंख पे गिर जाए तो आंख, या बॉडी है तो बॉडी पे हमको पानी का शावर गिराना चाहिए। और सारे वर्कर्स को यह भी पता होना चाहिए कि ये शावर स्टेशन कहां बना हुआ है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, फर्स्ट एड किट कहां है, और एक फर्स्ट एड प्रोफेशनल भी वहां होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, When would I use an MHDS? ये कहते हुए बस आपसे अलविदा होते हैं कि always be familiar with the hazards of the product before you start using it. You should look at the MHDS, match the name of the chemicals on your containers to the one on the MHDS, know the hazards, understand safe handling and storage instruction, as well as understand what to do in an emergency. जब भी आप केमिकल को यूज करें, MHDS को जरूर यूज करें। कार्य करने से पहले MHDS को पढ़ लें, समझ लें, जान लें कि क्या सेफ प्रोसीजर है काम करने का, और इन केस इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैक्स सेफ्टी एट रवेद।